नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत ही बार कमेंट आया हमारे पास कि सर फायर एनओसी के बारे में बताइए। किसी भी बिल्डिंग की फायर एनओसी रिन्यूअल करानी है या फायर एनओसी फर्स्ट टाइम लेनी है तो क्या क्या हमें तैयारी करनी होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने होते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यही रहेगा। डेली ये वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि ये मान के चलो किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट को हैंडओवर किया जा रहा है और एक बहुत ही एनओसी लेना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सीधी सी बात है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन और उसके नॉलेज भी थोड़ा विस्तार से जानना पड़ेगा। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा फायर एनओसी का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अभी स्टार्ट करते हैं फायर एनओसी के बारे में। मैंने ओब्लिक में लिखा हुआ है फायर ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दोनों ये एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, ये वीडियो सबसे आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट में बांटा है, 4 स्टेप्स में बांटा है। उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और ये श्योर है अगर आपने ये चारों पार्ट अच्छे से समझ लिया तो आपको फायर ऑफिसर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता और फायर एनओसी कराने में भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट है, देखो कोई भी ऑफिसर, कोई भी, चाहे हमारे मैनेजमेंट का बंदा है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट है चाहे एक्सटर्नल ऑडिट है। ऑडिट 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसमें एक्सटर्नल आउटसाइड ऑफ कंपनी विजिट करते हैं और वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी होती है, जैसे हमारे नियरेस्ट फायर स्टेशन कौन सा है, वो उसका आकर के विजिट करेगा और फिर वो उसका डिटेल पूरा सीएफओ को भेजेगा, जिला प्रशासन को भेजेगा। वो उसकी एनओसी को चेक आउट करेंगे, आपके जो पॉइंट हैं, जो उसमें मिस्टेक है और जो एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरा कैलकुलेट करके एनओसी दी जाती है। उसके लिए आपको पहले से ही अप्लाई करना होता है और पूरा अपना सिस्टम है उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले जो भी फायर ऑफिसर है उसकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहली बात तो ये कि एनओसी जब आप ले रहे होते हो ना, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, कंपनी को तैयार करके जब चालू किया जाता है तो उसी टाइम पे, प्रोजेक्ट के टाइम पे ही जो रिक्वायरमेंट किसी भी कंपनी या बिल्डिंग की होती है फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग, वो सभी डिज़ाइन होती है ऑलरेडी। जब आप किसी भी बिल्डिंग को बनवाने के लिए जाते हो कि मेरे को यहाँ रेजिडेंशियल, कमर्शियल या कोई भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग बनानी है तो उसकी एनओसी मेरे को चाहिए, तो उसी टाइम आपको गाइडलाइन पूरी दे दी जाएगी। पहले आपको पूरा अपना डाटा देना पड़ेगा कि सर मैं इस तरह की बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ या हमारी इस तरह की बिल्डिंग है, हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। तो उधर का ही सेफ्टी ऑफिसर या फायर ऑफिसर आपको हायर करना पड़ेगा, जो कि बीटेक होल्डर होगा, जो फायर सिस्टम को डिज़ाइन करना जानता है, जो इंस्टॉल करना जानता है। वो ऑलरेडी वो सभी प्रिकॉशंस लेगा जो एक बिल्डिंग और कंपनी को चाहिए होते हैं। अब उसके बाद भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं या फिर बाद में बात आती है कि रिन्यूअल कराने की, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी। सबसे पहला पार्ट होता है, कोई भी अगर ऑफिसर आता है तो आपके ऑफिसर्स बोले तो स्टेशन ऑफिसर या सीएफओ, चीफ फायर ऑफिसर ऑफ लोकल अथॉरिटी, तो वो सबसे पहले आपके फायर ऑफिस में जाएगा, फायर कंट्रोल रूम जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या चेक करेगा, सबसे पहले चेक करेगा फायर अलार्म पैनल। फायर अलार्म पैनल सबसे पहले चेक करेगा वो, और उसमें क्या होगा, आपके डिटेक्टर्स हैं, एमसीपी हैं, ये सभी चेक करके देखा जाएगा फायर पैनल काम कर रहा है कि नहीं, इंस्टॉल है कि नहीं, कमीशनिंग हुई कि नहीं, वो पूरा चेक करेगा उसके अंदर कोई किसी प्रकार का फॉल्ट भी है या नहीं। उसके बाद आता है पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस भी बोल देते हैं कुछ लोग पब्लिक अनाउंस बोलते हैं, वैसे तो पब्लिक अनाउंस ही होता है, कुछ लोग पब्लिक एड्रेस
पैनल बोल देते हैं इसको पीए सिस्टम बोलते हैं। इसका काम होता है, वैसे तो सभी को पता ही है, ठीक है। इसका काम होता है कि किसी भी इमरजेंसी के दौरान अपनी बिल्डिंग या अपनी कंपनी के अंदर अनाउंसमेंट करना और लोगों को जागरूक करना। उसके बाद आता है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट और बॉक्स दोनों में डिफरेंट है, मैंने बॉक्स भी लिखा है। बॉक्स बोले तो फर्स्ट एड बॉक्स खाली भी हो सकता है, लेकिन किट से फर्स्ट एड किट मैंने लिखा है, बॉक्स नहीं। किट मतलब बोले तो सारी मेडिसिन, आँख में किसी प्रकार का वो हो गया, जलने का, कटने का, बैंडेड, छोटे पैमाने पे जो किया जाता है वो सभी उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए जिस दिन आपकी एनओसी रिन्यूअल हो रही है या एनओसी ली जा रही है, ठीक है। उसके बाद आता ऑल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रिकॉर्ड। ऑल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रिकॉर्ड, सभी चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो आपके पास एक लिखित में होना चाहिए, वर्बली नहीं चलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में पंप हाउस का काम क्लियर होने के बाद, फायर कंट्रोल रूम से काम क्लियर होने के बाद वो जाएंगे आपके पंप हाउस में, क्योंकि हमारा पंप हाउस जो होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, वो किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह फायर डिपार्टमेंट है। अगर हमारे पंप ही किसी काम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का उसमें फॉल्ट आ गया है, तो इमरजेंसी में कुछ यूज ही नहीं कर पाएंगे हम, तो मानो कि रीढ़ की हड्डी टूट गई, ठीक है। तो उसके बाद जाएगा आपके पंप हाउस में। पंप हाउस में क्या क्या चीज़ चेक करेंगे? सबसे पहले फायर पंप ऑटो मोड, सारे पंप ऑटो मोड में होने चाहिए, खास तौर पे जोकी पंप का ऑटोमेशन वो जरूर देखेंगे, चलवा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मोटर एंड पंप डिटेल, सारी जो भी जितने एचपी की मोटर लगी उसका आरपीएम क्या है और उसका हेड क्या है, टोटल हेड और पंप का दोनों का है, आपको पूरा डिटेल, ये तो टिप्स पे याद होनी ही चाहिए, ये चीज़ आप याद रखना। और ये चीज़ आप जब एनओसी के फॉर्म भरते हो, अप्लाई करते हो, तो ये चीज़ वहाँ पे 100% पूछते ही हैं, इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। तो ये चीज़ पूछेंगे, आपको एक नोट डाउन करके रखना है, पूरा डिटेल बना करके फाइल अप करना है। उसके बाद आता है फायर वाटर स्टोरेज टैंक। सभी फायर वाटर स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी आपको पता होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, ये रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और ये पूछा भी जाएगा आप लोगों से, खासतौर पे फायर ऑफिसर से। उसके बाद एक एडिशनल दिया जाता है फायर स्टोरेज टैंक का। हमारा फायर वाटर स्टोरेज टैंक तो होता ही है, उसके साथ में कहीं पे फ्लशिंग टैंक दे दिया जाता है, तो कहीं पे डोमेस्टिक टैंक होता है और उसको इंटरकनेक्टिंग किया जाता है। और फायर का टैंक है जो, अगर आग लगने के दौरान हमने इसको यूज़ कर लिया तो फ्लशिंग या डोमेस्टिक टैंक से उसको जोड़ दिया जाता है, वॉल दिया जाता है, आप उसको खोल दो, पानी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा, फायर फाइटिंग कर सकते हो। तो ये आपको वहाँ पे जा करके देखना है, खासतौर पे डोमेस्टिक टैंक से ही कनेक्ट होगा, फ्लशिंग से नहीं मिलेगा। इन केस किसी ने कर भी दिया है तो आपको उसका भी डिटेल साथ में याद रखना है। उसके बाद आता है डीजल पंप ड्राइविंग, ये भी आप अपने दिमाग में श्योर कर लो, बैठा के रखो कि डीजल पंप को तो चलाकर देखेगा ही 100%, क्योंकि सभी को पता है जब फायर होता है तो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई को काट दिया जाता है, और किसी भी कारण से, मानता हूँ फायर पंप हाउस की पूरी बिल्डिंग या पूरी कंपनी से अलग सप्लाई दी जाती है, नोट रखना, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश होती नहीं है, वो हमेशा अलग ही होती है। फिर भी इन केस अगर उसकी भी सप्लाई कट जाती है तो मेन चीज़ तो हमारा, सभी बोलते हैं कि हमारा मेन पंप हाइड्रेंट पंप होता है, लेकिन मेन पंप तो डीजल पंप होता है। सब काम करना छोड़ के सब तो यहाँ पे डीजल पंप काम करेगा और वो उसको चला के देखेंगे 100%। तो डीजल टैंक का जो भी स्टोरेज है, डीजल टैंक बोले तो डीजल इंजन पंप का डीजल टैंक, उसका स्टोरेज आपको 75% 24 घंटे रखना ही है। 75% तो रखना ही है, आप 100% रखो तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। और 50% से नीचे कभी जाने नहीं देना होता,
ये चीज़ याद रखेंगे, 75% हमेशा रखना है, और वो 75 से घट के जब 50 आ गया तो उसको फिर फिलअप करना ही करना है। आप 50 से नीचे जाने देना ही नहीं है आपको किसी भी हालत में, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये सेकंड स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे हम। तो मैंने आपको ये 2 स्टेप बताए। अभी हमारी जो वीडियो है वो पूरा डिटेल बाकी है। मैंने एक पार्ट और बनाया है फायर एनओसी पार्ट 2 के नाम से, आप उसको देख सकते हैं और पूरा डिटेल जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ आया होगा, और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप पार्ट 2 देखें, ताकि किसी प्रकार की कोई भी शक की गुंजाइश ना रहे। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर अभी तक भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो गलती से भूल जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी वीडियो बोला ना कि सब्सक्राइब करें, तो बंदा भूल जाता है। ऑलरेडी सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब किया होता हो, दोबारा फिर दबा देता हो तो सब्सक्राइबर कट जाता है, वो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है। तो जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत।